गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई विल डिस्कस चैप्टर नंबर 6 परख। ये एक कहानी है और ये कहानी हमें क्या शिक्षा दे रही है, हम इस कहानी को पढ़कर जानेंगे। ठीक है, तो मुस्कान प्राचीन मनुष्यों, चिंतकों या वैद्यों की कहानियां सुनकर हमें गर्व होता है। यहाँ एक और हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं, वहीं अपने अतीत को सोचकर कभी कभी मुस्कुराने भी लगते हैं। जब हम अपने प्राचीन काल की अपनी स्टोरियाँ सुनते हैं तो हमको अपने जो देश का कल्चर या अपने यहाँ का जो कल्चर है उस पर हमको गर्व भी महसूस होता है। और फिर दूसरी फीलिंग ये भी आती है कि उसको हम दूसरी फीलिंग में उस चीज़ को सोच के थोड़ा सा मन ही मन क्या होते हैं, खुश होते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। जानकारी या पाठ एक कहानी विद्या है। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी नौकरी का मूल उद्देश्य दायित्व बोध के अतिरिक्त मानव मात्र की सेवा करना होना चाहिए। इसी तथ्य को अंतिम उत्तम ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी के द्वारा ये कहानी है जिसमें बताया गया है कि नौकरी का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। नौकरी का उद्देश्य ये होना चाहिए मानव जाति की सेवा करना। तो नौकरी का पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम पैसा कमाते हैं पर हम अपने जो हमारा मतलब कहते हैं कि हमको अपना भूलना नहीं चाहिए। अपना जो मतलब हमको एक दूसरे की सेवा या हमारा उद्देश्य पैसा कमाना सिर्फ नहीं होना चाहिए। हमको हमारे अंदर के जो संस्कार हैं वो हमेशा जीवित रहने चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर के द्वारा हमें कौन सी सीख दी जा रही है। ठीक है, तो नागार्जुन प्राचीन भारत के नामी रसायन शास्त्री थे। अपनी प्रयोगशाला में दिन रात काम किया करते थे। नागार्जुन जो थे वो एक प्राचीन काल के एक रसायन शास्त्री थे। वो अपनी प्रयोगशाला में दिन रात कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उन्होंने अनेक असाध्य रोगों की दवाएं तैयार कर ली थी। उन्होंने बहुत सी ऐसी बीमारियों की दवा तैयार कर ली थी जो मतलब जल्दी वो बीमारियां ठीक नहीं होती थी। इस क्षेत्र में उनका नाम दूर दूर तक फैल गया था। इस चीज़ में उनको इतनी योग्यता प्राप्त हो चुकी थी कि उनका नाम दूर दूर तक फैल चुका था। एक बार की बात है, नागार्जुन ने राजा से कहा, काम बहुत अधिक है, अकेले संभल नहीं रहा, इसलिए कोई सहायक चाहिए। एक दिन नागार्जुन राजा से कहते हैं कि काम बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे पास और मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे किसी की हेल्प की अब ज़रूरत है। राजा ने उत्तर दिया, कल हम आपके पास 2 योग्य नौजवानों को भेजेंगे, किसी को भी चुन लीजिएगा। तब राजा कहते, ठीक है, आपके पास काम बहुत है, मैं समझ रहा हूँ, तो मैं कल आपके पास 2 योग्य लोगों को भेजूंगा, जो आपको उचित लगे आप उसको अपने साथ रख लीजिएगा। अगले दिन सुबह सुबह दो नौजवान आकर नागार्जुन के दरवाजे पर खड़े हो गए। नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो 2 लोग जिनको राजा ने बोला था कि हम भेजेंगे, आपको जो सही लगे आप उसको रख लीजिएगा, वो 2 कैंडिडेट उनके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। उनके दरवाजे पे उनको खड़े मिलते हैं। नागार्जुन ने उन्हें आदर के साथ बैठाया और पूछा, कौन कितना पढ़ा लिखा है। नागार्जुन उनको अंदर बैठालते हैं, फिर बहुत इज्जत सम्मान के साथ उनसे पूछते हैं कि प्लीज आप मुझे बताइए आप लोगों की क्या डिग्रियां हैं, मतलब आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं। पता चला कि दोनों एक जैसे पढ़े लिखे थे, उनकी अन्य योग्यताएं भी एक जैसी थी। नागार्जुन चक्कर में पड़ गए कि किससे रखें और किसे निकाले। जब नागार्जुन ने उन लोगों से डिग्री वगैरह पूछी तो पता चला कि जो दोनों की डिग्रियां हैं वो सेम है, मतलब कोई कम नहीं पढ़ा था, दोनों इक्वल थे हर चीज में। जो उनकी योग्यताएं थी सेम थी, उनकी डिग्रियां सेम थी, उनका जो मतलब जो कुछ भी रिकॉर्ड्स थे उनके सेम मैच करते थे। अब नागार्जुन बहुत परेशान कि मैं ऐसे में किसको चुनूं और किसको ना चुनूं। उन्होंने एक उपाय सोचा और दोनों को एक एक पदार्थ देते हुए कहा, यह क्या है मैं नहीं बताऊंगा, इसे खुद पहचानो और इसका कोई भी एक रसायन अपने इच्छा अनुसार बनाकर लाओ, मैं सोचूंगा कि किसे अपना सहायक बनाऊं। फिर नागार्जुन को एक उपाय सूझता है। दोनों के एक एक पदार्थ देते हुए कहते हैं कि यह क्या है, मुझको नहीं पता है ये क्या है, ठीक है, इसको आप खुद पहचानो कि ये कौन सा रसायन पदार्थ है और आप अपनी इच्छा से कोई एक इसका रसायन अपनी अनुसार जो भी आपकी इच्छा हो आप बना के लाइए और मुझे दीजिए। फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे किसको अपने साथ रखना है और किसको नहीं रखना है। जो आज्ञा महादेव, दोनों युवकों ने कहा, मैं परसों शाम तुम दोनों की राह देखूंगा, अवश्य आचार्य जी, कहकर दोनों युवक चलने ही वाले थे कि नागार्जुन ने फिर टोका, और सुनो, अभी घर जाने से पहले पूरे राजमार्ग को पार करना।
तो फिर वो दोनों लोग जो आज्ञा गुरुदेव मतलब वो दोनों लोग कहते हैं कि ठीक है, जो आप आदेश करिए गुरुदेव, मैं वही करूँगा। दोनों युवकों ने कहा कि मैं मतलब उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहा कि ठीक है, जो आप आदेश करेंगे हम वही करेंगे। मैं परसों शाम तुम दोनों का राह देखूंगा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि मैं परसों आप दोनों का इंतजार करूंगा अवश्य आचार्य जी। वो लोग कहते ठीक है आचार्य जी, आप बिल्कुल करिएगा। कहकर दोनों युवक चलने ही वाले थे कि नागार्जुन ने फिर पीछे से टोका। जब वो दोनों लोग आदेश मतलब उनका जो मिलता है उसको सुनकर जब वो कहते हैं कि ठीक है मैं परसों आप लोग का वेट करूंगा, दोनों लोग उनसे आज्ञा लेके जाने ही वाले होते तो नागार्जुन फिर पीछे से उनको टोकते हैं और कहते हैं और सुनो, अभी घर जाने से पहले पूरे राजमार्ग को पार करना। वो कहते हैं कि अभी घर जाने से पहले जो पूरा राजमार्ग है उसको पार करना। युवकों को आश्चर्य तो हुआ कि राजमार्ग को पार करने के लिए आचार्य क्यों कह रहे हैं। उन दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ कि राजमार्ग को पार करने के लिए हमसे गुरुदेव क्यों बोल रहे हैं, किंतु उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की। आचार्य के पांव छूकर वे विदा हो गए। उन्होंने उनसे कहा कि राजमार्ग को पार करते हुए अपने घर जाना। उन लोगों को बहुत मतलब हस्तप्रभ हुए कि ऐसी चीज़ उन्होंने घर जाने के टाइम पे क्यों बोली, बट उन्होंने ये चीज़ उनसे उनके गुरु ने बोली, तो इसलिए उन्होंने उनकी बात का खंडन ना करते हुए उनकी बात को माना और उनके पैर छू के चल दिए। तीसरे दिन शाम होते ही दोनों आ पहुंचे। तीसरे दिन फिर क्या होता है कि शाम होती है और दोनों लोग आ जाते हैं। एक का चेहरा चमक रहा था, दूसरे का बुझा हुआ। एक का चेहरा जो था वो चमक रहा था और दूसरे का चेहरा लटका हुआ था। नागार्जुन ने पहले उसी से पूछा तुम उदास क्यों हो गए भाई। तो नागार्जुन ने सबसे पहले जो उदास था उससे पूछा कि तुम उदास क्यों भाई, मुझे बताओ तो। आचार्य जी मैं आपका अपराधी हूँ। युवक की नजरें झुक गई। आपके दिए पदार्थ को मैं तुरंत पहचान लिया था, किंतु उसका कोई भी रसायन मैं तैयार नहीं कर सका। तो वो कहता है आचार्य जी मैं आपका दोषी हूँ। युवक की नजरें मतलब उसने अपनी नजरें मतलब शर्म की वजह से नीचे झुका ली। आपके दिए हुए पदार्थ को मैं पहचान तो गया था कि ये कौन सा पदार्थ है, पर उसका जो रसायन था मैं वो नहीं बना पाया। मैं नहीं बना पाया कोई रसायन आपको दिखाने के लिए। इस पर पहला युवक तपाक से बोल उठा, आचार्य जी मैंने रसायन तैयार कर लिया है। इस पर जब वो अपनी बात गुरुदेव से कह रहा था तब तक पहला वाला जो कैंडिडेट था वो एकदम से फटाक से बोला कि आचार्य जी मैंने रसायन तैयार कर लिया है। नागार्जुन ने उसके बनाए रसायन की जांच की, गुण दोष पूछे। युवक ने सही उत्तर दिए। नागार्जुन ने जिसने अपना रसायन तैयार कर लिया था तो नागार्जुन ने उसका रसायन चेक किया और फिर उसके गुण दोष पूछे और उसने सारे जो भी चीज़ें नागार्जुन ने उससे पूछी उसने सही सही आंसर किया। दूसरा युवक जो नजरें तक नहीं उठा पा रहा था, नागार्जुन ने उससे फिर पूछा तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए। जो नजर झुका के बैठा हुआ था युवक, तो नागार्जुन उससे पूछते कि तुम क्यों नहीं रसायन बना पाए जब तुमको तुरंत पता चल चुका था ये क्या है। युवक ने बताया आपकी आज्ञा अनुसार मैं राजमार्ग से गुजर रहा था, अचानक देखता हूँ कि पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। कोई उसे पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा था। मेरा दिल पसीज गया। मैं उसे उठाकर अपने घर ले गया। तो वो बताता है कि मैं आपकी आज्ञा अनुसार राजमार्ग से गुजर रहा था, अचानक देखता हूँ कि पेड़ के नीचे एक आदमी पड़ा हुआ है, उसे कोई पानी तक नहीं दे रहा था। मुझे मेरा मतलब मन नहीं माना, मैं उसे अपने साथ अपने घर लेकर चला गया। वह इतना बीमार था कि मैं उसी की सेवा करने में उलझा रहा। रसायन तैयार करने को तो समय ही नहीं मिला। वो इतना बीमार था कि मैं मतलब उसकी ही सेवा में लगा रहा और मैं आपका रसायन का जो था वो बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तुमने उचित किया। नागार्जुन मुस्कुरा कर बोले मैं तुम्ही को अपना सहायक नियुक्त करता हूँ। तो नागार्जुन बोलते हैं कि तुमने जो भी किया वो सही किया। और नागार्जुन मुस्कुरा कर कहते हैं कि जो मैं तुम्ही को अपना सहायक बनाऊंगा। जब राजा और नागार्जुन की मुलाकात हुई तो राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा आपने क्या किया आचार्य जी। जो रसायन बनाकर लाया उसे नहीं रखा और जो नहीं लाया उसे आपने रख लिया। तब जब अगले दिन नागार्जुन की मुलाकात राजा से होती है तो राजा कहते हैं कि आपने क्या कर दिया। जिसने रसायन बनाया उसको आपने नहीं रखा और जिसने रसायन नहीं बनाया उसको आपने रख लिया। तो नागार्जुन बोले हाँ महाराज, जिसने रसायन नहीं बनाया उसने मनुष्य की सेवा की थी। दोनों नौजवान एक ही राजमार्ग से निकले। तो नागार्जुन बोलते हैं कि जी महाराज जी मैंने ऐसा ही किया, पर जिसने रसायन नहीं बनाया उसने मनुष्य की सेवा की। दोनों ही जो युवक थे वो उसी रास्ते से निकले थे, लेकिन एक सेवा करने के लिए रुक गया और दूसरा ना रुका।
तो एक उस जब मेरा एक जो था युवक, वो वहाँ पर उसने उसको देखा, उसको तकलीफ हुई और उसने उसकी सेवा करने के लिए वो रुक गया, बट दूसरा वहाँ पर नहीं रुका। मुझे पहले से ही मालूम था कि राजमार्ग के किनारे पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। मुझे पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि पेड़ के नीचे इसी राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी है। मैं खुद जानकर उसे अपने यहाँ लाने की सोच रहा था, तभी ये नौजवान आ गए। मैं खुद उसको देख रहा था, तो मैं खुद उसको अपने घर लाने की सोच रहा था, उसकी मतलब दवा पानी करने के लिए। मगर जब ये युवक आ जाते हैं तो फिर तब तक ये युवक आ गया और मैंने उनकी परख कर ली। यंत्र की तरह रसायन बनाने वाला नौजवान मेरे काम का नहीं था। वो कहता है कि जो यंत्र की तरह जो युवक था, वो रसायन जो बना रहा था, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। जिसने मानव की तरह मानव की सेवा की, वही मेरे काम का। वो कहता है कि जो दूसरा व्यक्ति था, जिसने मानव धर्म का पालन करते हुए मानव की सेवा की, मेरे लिए वही योग्य व्यक्ति है। जो सेवा नहीं कर सकता, वह चिकित्सा कैसे करेगा? जो सेवा ही नहीं कर सकता, जिसके अंदर सेवा भाव ही नहीं है, वो मतलब चिकित्सा क्या करेगा? खाक करेगा? बच्चों, यह बात हमें यह सिखाती है कि आगे चलकर यदि हम डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कोई अधिकारी बने, तो हमारे अंदर सेवा करने की भावना होनी चाहिए। तो ये चैप्टर हमको ये बताता है कि हम कोई भी पद पे हों, कोई भी हम डॉक्टर हों, हम इंजीनियर हों, हम या कोई भी हमारे पास पद हो, हम कोई भी कर्मचारी हों, मगर हमारे अंदर सेवा भाव करने की हिम्मत ज़रूर होनी चाहिए। हमें सेवा करनी ज़रूर आनी चाहिए, और सारी चीज़ें इसके बाद की बात है। हमको सबसे पहले मानवता का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 परख, जो कि आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर को आप अच्छे से घर पे पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।